हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था चैप्टर नंबर सेकंड, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और दो पार्ट अपने इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज अपना है तीसरा पार्ट, और इसमें अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक है वो है गॉस लॉ, और दूसरा जो टॉपिक है वो अपना है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये वाला टॉपिक की तो डेफिनेशन स्टेटमेंट और इस लॉ का मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो हर बार पूछा जाता है कोई पेपर में। कोई एक साल बीच में छूट जाए नहीं तो लगभग हर बार पूछा जाता है। और दूसरा इसका जो प्रूफ है ये भी आज तक दो बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको ऑलरेडी पूछ चुका है। तो दोनों ही इसमें आज के टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला जो अपना टॉपिक है वो है गॉस लॉ। ठीक है, तो देखो गॉस लॉ अपने को क्या चीज़ के बारे में बताता है। वो चीज़ लिखी हुई है कि गॉस स्टेट से लॉ टू रिलेट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए सरफेस एंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम दैट सरफेस। यानी जो गॉस ने बताया अपने लॉ में वो किस चीज़ के बारे में बताया भी आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। वो सरफेस कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, सरफेस होना चाहिए, और इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा है, मान लो क्यू चार्ज पड़ा है, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको प्लेस कर रखा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है तो जो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी उसको अपने फ्लक्स कह देते हैं। भी सरफेस में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी उसको फ्लक्स कहेंगे। तो ये फ्लक्स जो इसमें से पास आउट हो रहा है और जो ये वाला चार्ज प्लेस किया हुआ है, गॉस का लॉ अपने इन दोनों के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है। यानी फाई और क्यू के बीच अपने को क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है भी दोनों के बीच क्या रिलेशन है। और एक जो मेन चीज़ है इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ठीक है ना, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब भाई जैसे आपने कोई शीट ले रखी है पतली कोई, ठीक है, तो उसको क्या दे दो, सिलेंड्रिकल फॉर्म दे दो तो वो एक क्लोज सरफेस हो जाएगा। मान लो जैसे आपके पास पेपर है, कागज़ है, तो वो कागज़ आपने प्लेन रखा हुआ है तो वो क्लोज्ड सरफेस नहीं है एक। अब उसको किसी ना किसी शेप में चेंज कर दो कि वो चारों तरफ से बंद हो जाए। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस। मान लो उसको सिलेंडर बना दो आप, और ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बंद कर दो, तो वो क्लोज सरफेस हो जाएगा। और उसमें जो चार्ज प्लेस किया हुआ होता है वो उसके बारे में अपने को ये गॉस लॉ बताता है। तो देखो क्या बताता है ये वाला लॉ जो है गॉस लॉ, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक नई चीज़ आ रही है, इसके बारे में अभी अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि ये टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आप एक बार फाई याद रख लो, चलो फाई देखो डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखो ये जो लॉ है, गॉस का लॉ है, आप इसको याद रखने का तरीका क्या है, डायरेक्ट रट्टा नहीं मार सकते इस लॉ का। आप ये इक्वेशन याद रखो। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को क्या बताती है कि जो फाई होता है, ये फाई किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड होना चाहिए, कि जो उसमें से पास आउट हो रहा है फ्लक्स फाई, वो फाई आपको पता है ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। तो ई डॉट डी एस गॉस कहता है कि किसके इक्वल होगा, एक तो उस क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज प्लेस किया हुआ। मान लो ये आपके पास एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना, एक होलोस्फीयर आप ये मान लो, खोखला गोला है आपके पास, तो उसमें मान लो ये दो तीन चार्ज पड़े हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और तीसरा Q3 चार्ज है। ठीक है, और इसको आपने किस में प्लेस कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो इसमें नेट जो क्या फ्लक्स की वैल्यू होगी, इसके लिए फाई की वैल्यू होगी, वो इन तीनों चार्ज का तो ऊपर आप क्या कर दो, सम कर दो, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर दो, और इसको किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है ना, तो गॉस का जो लॉ है वो किसी भी क्लोइड सरफेस के लिए अप्लाई होता है, और क्लोइड सरफेस में जो चार्ज प्लेस किया हुआ होता है उसके और उस सरफेस के नेट फ्लक्स अभी पढ़ रहे हैं अपने कि नेट फ्लक्स क्या चीज़ होती है, नेट फ्लक्स के बीच अपने को रिलेशन बताता है। अब दूसरी एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है
कि देखो दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर अनदर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। भाई ये वाला जो इक्वेशन है इसमें तो आपने ये माना हुआ है कि जो आपका मीडियम है वो कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, ओनली वैक्यूम में है। जो आपका क्लोइड सरफेस है कहाँ पे प्लेस किया हुआ आपने, वैक्यूम में प्लेस किया हुआ है इसको। लेकिन अब अगर आपको कह दें भी जो क्लोइड सरफेस आपने लिया है उसको किसी मीडियम में प्लेस कर दें, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, तो मीडियम में जब भी अपने इसको रख देंगे, मान लो ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर दिया, तो अब आपको पता है कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो ये वाली होती है, एप्सिलॉन एम होती है। और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, क्या थी, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, इन दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वल होता है। तो एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या चीज़ है, जो अपने इसको क्या बोल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कह देते हैं। तो जो मीडियम के लिए है उसमें बस इतना ही चेंज आएगा कि एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा, या आप एप्सिलॉन एम की जगह ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, तो देखो पेपर में दो ही चीज़ें आती हैं कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ एंड इट्स इक्वेशन, तो ये इसकी गॉस लॉ की इक्वेशन और ऊपर वाली स्टेटमेंट होती है। अब देखो जो मेन चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि सर नेट फ्लक्स कब से कर रहे हैं, वो क्या चीज़ होती है, तो वही चीज़ है कि जो पॉइंट आपके रह गए गॉस लॉ में अभी, जो आपने अभी तक डिफाइन नहीं किए, वो अपने पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गॉस लॉ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि जो हेयर सिग्मा क्यू है आपके पास, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन क्लोज्ड सरफेस। यानी कि जो सिग्मा क्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो अपने को बताता है कि जो आपने क्लोज्ड सरफेस लिया हुआ उसमें टोटल जो चार्ज है, सारे चार्ज है, उन सब का क्या कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। भी आपको मान लो ऐसे कह दें भी कोई क्लोज्ड सरफेस में -2 कूलम चार्ज है, +4 कूलम है, फिर -3 कूलम भी पड़ा है, और प्लस का 8 कूलम है। ठीक है, इतने ये 4 चार्ज पड़े हैं, तो आपको कह दें भी सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, तो सिग्मा क्यू आप क्या करोगे, एल्जेब्रिक सम कर दोगे इसका। एल्जेब्रिक सम का मतलब यहाँ पे क्या है कि सीधा जैसे मैथमेटिक्स में अपने जोड़ करते हैं ना, जो या इनका सम करते हैं, तो वैसा सम आप कर दो कि जैसे 2 प्लस -2 +4 -3 और +8, तो 2 और 3 क्या हो गए, माइनस के 5 हो गए, -5 हो गए, और 4 और 8 प्लस के हो गए 12। तो ये जो यहाँ पे नेट चार्ज यानी सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो प्लस का 7 कूलम आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, इस क्लोज सरफेस के लिए जिसमें ये चार्ज प्लेस किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सिग्मा क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए जितने भी चार्ज गिवन हैं उन सब का डायरेक्ट सम कर दो। ठीक है ना, फिर सेकंड जो पॉइंट आता है ये आता है जो आपका अब तक डाउट था, क्या कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस या आउटवर्ड फ्लक्स विद पॉजिटिव साइन, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस यानी इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव साइन। यानी कि जो टोटल और नेट फ्लक्स होता है वो आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, और आपको क्या लेना है, आउटवर्ड फ्लक्स का तो पॉजिटिव साइन लेना और इनवर्ड का नेगेटिव। अब एक चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है, मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था जब इसका फर्स्ट पार्ट किया था अपने, कि मान लो कोई आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, तो मैंने कहा था कि जो आउटपुट वाली हैं, आउटपुट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या आउटपुट वाला फ्लक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसके लिए जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेस देन होता है। और इधर वाले के लिए अगर आपने प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पे जो एंगल थीटा होता है वो 90 to 180 होता है। अगर आपको नहीं है पता ये वाली चीज़, तो आप फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने करवाया था और वहाँ बताया था कि इनपुट वाले को अपने नेगेटिव लेते हैं और आउटपुट वाले को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। उसका रीज़न वहाँ पर एक्सप्लेन किया था मैंने। अब ये कहता है कि जो नेट फ्लक्स होगा कोई भी क्लोज्ड सरफेस में से, मान लो ये क्लोज्ड सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास आउट हो रही हैं, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं इसमें से, तो ये वाला इनवर्ड है और ये वाला आउटवर्ड फ्लक्स है। ठीक है, तो ये कहता है कि आउटवर्ड वाले का पॉजिटिव साइन ले लो और इनवर्ड वाले का नेगेटिव साइन ले लो। अब फ्लक्स क्या चीज़ होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस। तो अब आप कहोगे भी सर आपने ये तो यहाँ पे ऐसे हो गया, अभी देखो 1000 इसमें से क्या जा रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर जा रही है 1000, तो 1000 ही बाहर आएंगी।
बात सही है आपकी। तो क्या होगा, 1000 पॉजिटिव साइन के साथ लोगे और 1000 नेगेटिव साइन के साथ लोगे लोगे ना, तो ये किसकी इक्वल आ गया, जीरो की इक्वल आ गया। तो आप कहोगे सर फ्लक्स की वैल्यू तो जीरो ही आ गई, तो मतलब क्या हुआ गॉस लॉ का। तो इसका मतलब समझो आप पहले भी, मतलब क्या हुआ। अब देखो गॉस लॉ में एक चीज़ मैंने आपको कहा है, गॉस लॉ में वो चीज़ क्या आती है कि जो क्लोज्ड सरफेस है ना, उसमें क्या होना चाहिए, चार्ज प्लेस किया हुआ होना चाहिए कोई ना कोई। मान लो आपको क्या खाली क्लोज्ड सरफेस नहीं लेना है कि मान लो ये आपने क्लोज्ड सरफेस जैसे लिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज प्लस या माइनस चार्ज पड़ा होना चाहिए। तो अब होगा क्या, जो नेट फ्लक्स होगा वो समझो, वो कैसे अपने कैलकुलेट करते हैं नेट फ्लक्स, कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको प्लेस कर रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास आउट हो रही हैं, और मान लिया कि इधर से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसमें क्या हो रही हैं, एंटर हो रही हैं, ठीक है। तो अब देखो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा जो इसमें से, या आउटवर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, वो कैसे होंगी। देखो आपको पता है कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन ऐसी होती है, प्लस क्यू चार्ज के कारण आउटवर्ड होती हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज से जो नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होंगी, आउटवर्ड बाहर निकलेंगी, ठीक है, आउटवर्ड उनकी डायरेक्शन होती है। तो अब देखो क्या होगा कि इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट होती हैं। आप ऐसे कह सकते हो भी जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करता है, फील्ड लाइंस को इमिट करता है, क्योंकि इसमें से बाहर निकलती हैं। तो अब क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेजी हैं इस सरफेस में से, तो कुछ फील्ड लाइन इसकी भी तो होंगी प्लस क्यू चार्ज की। तो आपको यहाँ पे मान लो 1020 यानी 1020 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेंगी जब आपने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया होगा। तो अब आपको जो फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वो देखो क्या मिलेगी आपको। अभी मैंने कहा है कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसको तो पॉजिटिव सिंबल लेना है और इनवर्ड फ्लक्स को आपने नेगेटिव सिंबल लेना है। तो जो यहाँ पे फ्लक्स आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगी उसकी वैल्यू। और वो ये फ्लक्स 20 किसके कारण आया, जो आपने यहाँ पे चार्ज प्लेस किया हुआ है उसके कारण ये वाला फ्लक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। अब अपने क्या करते हैं, कहानी उल्टी करते हैं थोड़ी सी, कैसे कि अब अपने क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो ये अंदर है ना आपके पास, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं, कि जैसे मान लो डायग्राम दोबारा बनाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। माइनस क्यू चार्ज आपने प्लेस किया हुआ और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इसमें से क्या हो रही हैं, पास आउट हो रही हैं। ऐसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो माइनस क्यू चार्ज होता है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको ड्रॉ करने को कह दूं तो इसके क्या होती हैं, इनवर्ड जाती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। या आप ऐसे कह सकते हो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके क्या होंगी, एंटर करेंगी, इसमें इनवर्ड जाएंगी। तो अब आपको देखो जो इनवर्ड जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको ये क्या कर लेता है, माइनस क्यू जो चार्ज होता है प्लेस किया हुआ आपने वो एब्जॉर्व कर लेता है। पहले वाला प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। तो अब मान लो आपने यहाँ से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करवाई, तो जो आपको यहाँ पे मिलेंगी वो 980 मिलेंगी। अब जो आपके फ्लक्स की वैल्यू होगी वो मैंने आपको कहा है कि आउटवर्ड को प्लस लिखना है और इनवर्ड को आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो -1000, तो आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो -20 आ जाएगा। तो -20 का मतलब माइनस सिंबल अपने को क्या बता रहा है कि जो आपने क्लोज्ड सरफेस लिया इसमें चार्ज कैसा प्लेस किया हुआ, आपने नेगेटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है और फ्लक्स की वैल्यू इतनी है अपने पास। तो आप याद रखना हमेशा कि चार्ज जो होना चाहिए गॉस लॉ के अंदर प्लेस किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस जो सरफेस में से जा रहा है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया होगा भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आपको कैलकुलेट करना भी आ गया होगा भी इसको कैसे कैलकुलेट अपने करते हैं। अब नेक्स्ट देखो थर्ड जो पॉइंट है वो अपने को क्या बताता है कि द क्लोज्ड सरफेस सेलेक्टेड टू अप्लाई गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यानी कि जो आप गॉस लॉ के लिए क्लोज्ड सरफेस ले लेते हो कोई भी,
ठीक है। तो उस सरफेस को अपने क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। दिस इज़ एन इमेजनरी क्लोज्ड सरफेस, कि मान लो आपने बहुत सारे चार्ज प्लेस किए हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। वो ऐसे भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, किसी मर्जी शेप में हो सकता है। दिस इज एन इमेजनरी क्लोज सरफेस। द शेप ऑफ दिस सरफेस कैन बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिक और एनी अदर काइंड ऑफ शेप। यानी कि इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, जैसा मर्जी सरफेस हो सकता है। ये वाला जो आपका क्लोइड सरफेस है गॉस लॉ में, जो अपने इस चैप्टर में काम आएगा वो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल आएगा, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल क्लोइड सरफेस अपने इसमें पढ़ेंगे। बाकी कोई भी इरेगुलर शेप भी हो सकती है, जरूरी नहीं भी रेगुलर ही हो, इरेगुलर शेप भी आप ले सकते हो, कि जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया अपना शेप के बारे में, भी शेप कैसी भी हो सकती है और गॉसियन सरफेस कह देते हैं। अब फोर्थ पॉइंट अपने को देखो क्या बताता है, कि फोर्थ पॉइंट कहता है कि गॉस लॉ ओनली डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, पोजीशन एंड मोशन ऑफ चार्ज। अब ये पॉइंट देखो क्या है, कि आपका जो टोटल जो गॉस लॉ है, वो गॉस लॉ किस पे डिपेंड करता, ओनली चार्ज पे डिपेंड करता है, जो आप सिग्मा क्यू चार्ज ले रहे हो। आपने क्या है कि जो क्लोज्ड सरफेस में सिग्मा क्यू यानी टोटल चार्ज पे ये डिपेंड करेगा, अभी टोटल चार्ज कितना है उसमें। मान लो आपने क्लोज्ड सरफेस में एक चार्ज तो ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे चार्ज यहाँ पे पड़े हैं, और एक में सेम ही मान लो जो आपने अभी बनाया, एक मिनट, कि मान लो जो आपने सरफेस बनाया है अभी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक और सरफेस है, और यहाँ पे आपने चार्ज थोड़े से दूर प्लेस कर दी, लेकिन है इसके सेम ही चार्ज। तो अब ऐसे नहीं भी दोनों में चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, दोनों में सिग्मा क्यू की वैल्यू सेम ही है। अब ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स, जो टोटल या नेट फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू शेप और साइज पे नहीं डिपेंड करती। भी चाहे तो आपके चार्ज एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में पड़े हुए हैं, मान लो इसमें दो चार्ज आपने प्लेस किए हुए हैं, चाहे वो कोई ऐसी शेप वाली में पड़े हुए हैं, ये वाले दो चार्ज जो पड़े हुए हैं, चाहे वो इस शेप में मान लो पड़े हुए हैं, जैसे इरेगुलर शेप ले लो, तो उस शेप पर कोई डिपेंड नहीं करता, ओनली चार्ज पर डिपेंड करेगा भी इन चार्जेस की वैल्यू कितनी है, जो आपका फ्लक्स होगा, ठीक है। और दूसरा शेप एंड साइज ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज, भी आपका चार्ज कहाँ पे पड़ा है सरफेस के अंदर और कैसे फैला हुआ है चार्ज, उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। और तीसरा पोजीशन एंड मोशन ऑफ चार्जेस की, जो आपके सरफेस लिया हुआ है इसकी पोजीशन, इसमें चार्ज की पोजीशन कैसी है, ये चार्ज मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। बस आपका चार्ज बाउंड होना चाहिए सरफेस के अंदर, चाहे वो अंदर कहीं पे भी पड़ा हो, ठीक है ना। आपको पता कहीं पे भी पड़ा हो तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तो इमिट करेगा ही, तो वो फील्ड लाइन एक्स्ट्रा आ जाएंगी, बस जो अपने पास फ्लक्स आ जाएगा। तो अब फोर्थ पॉइंट हो गया भी ओनली टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, कैसे चार्ज फैला हुआ है, कैसे आपका साइज़ है, उस चीज़ पे कोई डिपेंड नहीं करेगा ये वाला। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो क्या चीज़ आती है, कि इफ़ द टोटल चार्ज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस इज़ ज़ीरो, यानी कि आपका जो क्लोज्ड सरफेस है उसका टोटल चार्ज ज़ीरो है, ठीक है। तो क्या होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस विल बी जीरो, तो फ्लक्स की वैल्यू भी ये कहता है ज़ीरो होगी। अब देखो जो गॉस का लॉ था उसमें यही है कि अगर मान लो आपके पास इस सिग्मा क्यू की वैल्यू ज़ीरो आ गई, जो अपना फिफ्थ पॉइंट है वो अपने को कह रहा है कि सिग्मा क्यू आपके पास किसी ना किसी तरीके से जीरो आ गया, तो फ्लक्स भी तो क्या होगा ज़ीरो, क्योंकि फाई इसकी इक्वल ही है, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मतलब जो इसमें से टोटल फ्लक्स होगा वो ज़ीरो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जीरो मतलब ऐसे थोड़ा भी इसमें से फ्लक्स पास ही नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होंगी, लेकिन टोटल ज़ीरो होगा। मतलब क्या है इसका, कि जो इसमें एंटर करने वाला फ्लक्स होगा और जो इसको लीव करने वाला फ्लक्स होगा, उन दोनों का सम क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और लीव करने वाले को मैंने आपको कहा था पॉजिटिव साइन में लेते हैं और एंटर करने वाले को नेगेटिव में। तो देखो अंदर अगर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स्ट्रा फ्लक्स तो आएगा ही नहीं, ना ही कोई फ्लक्स इसमें से एब्जॉर्व होगा। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी, मान लो 1000 इसमें लीव हो रही हैं, तो 1000 क्या होंगी, एंटर होंगी। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसमें ज़ीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स जीरो होगा, ये वाला जीरो नहीं होगा, ठीक है ना।
अब देखो इसमें दो कंडीशंस बनती हैं कि इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, कि जो आपका फ्लक्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड नहीं करता कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म है, या कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। कि अब मान लो आपने एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो क्या होगा इसमें से जो मान लो कि क्या हो रही हैं 500 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस में एंटर हो रही हैं, तो यहाँ से बाहर भी कितनी निकलेंगी 500 निकलेंगी। अब आपने इससे 4 गुना तगड़ा फील्ड लगा दिया भी, अब इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो 2000 पास हो रही हैं मान लो इसी सरफेस में से, तो 2000 ही लीव होंगी। तो देखो टोटल फ्लक्स तो इस कंडीशन में भी जीरो था और इसमें भी जीरो होगा, दोनों का सम तो जीरो ही होगा। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि कैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने ये वाला डायग्राम बना रखा है, इसमें ये चीज़ आती है कि जो आपका अगर मान लो अंदर चार्ज पड़ा भी हुआ और चार्ज कैसा पड़ा हुआ है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज इसके लिए सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का सम, तो ये दोनों जुड़ के कितना आ गया जीरो आ गया। तो देखो टोटल चार्ज यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ तो कोई चार्ज ही प्लेस नहीं किया हुआ, क्यू की वैल्यू इसके लिए ऑलरेडी जीरो है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास जीरो। लेकिन इस कंडीशन में दो चार्ज प्लेस होने के बाद भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, इसमें ज़ीरो आती है। कारण क्या उसका कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये इमिट करता है उतनी ही ये क्या कर लेता है एब्जॉर्व कर लेता है, तो नेट तो जीरो ही रही। भी मान लो 20 इसमें एक्स्ट्रा आ रही थी तो वो -20 प्लस की माइनस जो चार्ज है वो क्या कर रहा है उनको एब्जॉर्ब भी तो करेगा, तो टोटल क्या हो जाएंगी जीरो ही रहेंगी इसमें। तो अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ पूछते हैं आपसे कि एक डाइपोल पड़ा हुआ है किसी क्लोइड सरफेस के अंदर, तो उसमें से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना पास आउट होगा या टोटल फ्लक्स की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी। तो डाइपोल, ये डाइपोल ही तो है। डाइपोल में क्या होता है दोनों सेम चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं, तो एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों का सम क्या आ गया जीरो आ गया। तो डाइपोल जब भी प्लेस किया होगा, चाहे आपको कह दें भी 15 डाइपोल पड़े हुए हैं 20 डाइपोल पड़े हुए हैं, तो डाइपोल में हमेशा क्या आएंगे दो चार्ज आएंगे, एक प्लस क्यू होगा और दूसरा माइनस क्यू होगा, ठीक है ना। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का सम क्या होगा जीरो होगा। मान लो अब आपको +5 क्यू दे दिया तो दूसरा क्या होगा अब डाइपोल में -5 क्यू होगा, तो दोनों का सम जीरो। तो चाहे आपको 50 डाइपोल बोल दे इसमें पड़े हुए, जो इसमें फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी ही रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी हमेशा। अब सिक्स्थ पॉइंट जो इसमें आता है वो क्या चीज़ आती है, सिक्स्थ पॉइंट देखो कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दोज वेक्टर फील्ड्स हु ओबे इनवर्स स्क्वेयर लॉ, यानी कि गॉस का जो लॉ है उन वेक्टर फील्ड पर ये अप्लाई होता है जो क्या करते हैं इनवर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब गॉस लॉ आप उन क्वांटिटीज़ पर अप्लाई कर सकते हो जो इनवर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो करती हैं। तो गॉस लॉ में जो E.ds आ रहा है, इसमें E जो है वो इनवर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे K3/R² होता है E की वैल्यू। तो इनवर्स स्क्वेयर लॉ कहता है कि जो आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होगी, जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वेयर के क्या होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे देखो कि फाई की वैल्यू है वो ई पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, ई पे डिपेंड कर रही है, और ई क्या है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो गॉस लॉ को आप इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाली क्वांटिटी के लिए ही लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे वो क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप अप्लाई करते हो। अब सेवन्थ पॉइंट है, देखो सेवन्थ पॉइंट में ज़्यादा उलझना नहीं है आपको। क्या चीज़ कहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर इज रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सम कंडीशंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट फ्लक्स इज जीरो। अब ये बात कह रहा है कि मान लो इसमें जो ये वाला, मान लो इस सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, सेवन्थ पॉइंट को समझ लेना, इसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है सेवन्थ पॉइंट में कि इस सरफेस के लिए फाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है मान लो, और एक इस मान लो इस सरफेस पे ही एक पॉइंट आपने इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले रखा है, मान लो ये ओ पॉइंट है, तो ये कहता है कि इस ओ पॉइंट पे सरफेस के लिए फाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो इस ओ पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने कहें तो वो ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही कंडीशन है।
अब जीरो कब होगी, जब यहाँ पे कोई और चार्ज ना प्लेस किया हुआ हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो होगी जब कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपका एक चार्ज इस गॉसियन सरफेस से बाहर पड़ा हुआ है जैसे, ठीक है ना, ये क्यू चार्ज आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो अब इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे, ये मान लो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ये वाला जो ओ पॉइंट है आपका इस क्यू से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, जो ये सरफेस होगा इसके लिए फाई की वैल्यू तो ज़ीरो होगी, लेकिन अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर की इक्वल हो जाएगी। तो देखो गॉस लॉ में जो फाई होता है वो तो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो आपका सरफेस है उसके अंदर चार्ज प्लेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सरफेस का, सरफेस के किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसके आसपास कोई चार्ज है या नहीं है। ठीक है ना, बाहर वाले चार्ज को अपने इसमें इंक्लूड नहीं करते अंदर वाले में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके कारण हो ही सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो ये अपने को ये वाला पॉइंट बताता है कि चाहे आपके फाई की वैल्यू ज़ीरो है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि जो आपका ई की वैल्यू है वो भी क्या हो, जीरो हो, नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब और कोई चार्ज जो सरफेस से बाहर पड़ा हुआ हो। अब नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है वो अपने को देखो क्या कहता है कि देर इज नो कंट्रीब्यूशन इन नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ चार्जेस लोकेटेड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। भाई फाई से बाहर पड़े हुए चार्जेस का कोई लेना देना नहीं होता, कि अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज आपको कह दें भी यहाँ पे 10 चार्ज पड़े हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग पड़े हैं ऐसे, लेकिन इस सरफेस के अंदर कोई नहीं है, तो जो इसमें से फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो ही होगी जब तक इसके अंदर चार्ज नहीं प्लेस करते आप। ठीक है, तो ये कहता बाहर वाले चार्जों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का टॉपिक। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अपनी तरफ से पूरी एक्सप्लेनेशन करने की मैंने ट्राई की है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने करते हैं कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ, यानी कूलम के लॉ का यूज़ करके आपको गॉस लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कहता हूँ, आपको सुनने में अजीब भी लगे शायद, लेकिन ये वाली चीज़ मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि इस टॉपिक का आपको रट्टा मारना पड़ेगा। देखो फिजिक्स रट्टे से नहीं चलती है, ये चीज़ मेरे को पता है, लेकिन 3-4 टॉपिक आपकी 12th की फिजिक्स में ऐसे हैं जहाँ पर आपको मैं ये चीज़ डायरेक्टली बोलूँगा कि इसका आप रट्टा लगा लो और कोई चारा नहीं है। और रट्टे को भी पक्का कैसे लगाना है, उसको 5-6 बार 10 बार जितनी बार आपकी याद नहीं होता उतनी बार लिख के देखते चलो वैसे उसे। ठीक है ना, तो इस टॉपिक का स्पेशली मैं आपको बोलता हूँ, देखो समझाने की पूरी ट्राई करूँगा मैं, लेकिन फिर भी आपको रट्टा लगाओगे तो ही कामयाब होगे इस टॉपिक में, फिर याद होगा आपके, क्योंकि इसमें चीज़ें कई ऐसी हैं, ठीक है, जिनको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपके लेवल की नहीं है वो वाली चीज़ें, तो वो वाली चीज़ों का आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि अपने क्या करते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, ये एक सरफेस है क्लोज्ड सरफेस और इरेगुलर शेप का है, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर यहाँ ओ पॉइंट पे अपने क्या प्लेस कर देते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर देते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या प्रूव करना होगा कि जो यहाँ पे टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस में से, टोटल फ्लक्स जो गुजरेगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इस टोटल सरफेस में एक ही चार्ज प्लेस किया हुआ है Q, तो जो फ्लक्स फाई होता है वो क्या होता है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो सिग्मा Q की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी क्या है, Q ही है, क्योंकि एक ही चार्ज पड़ा हुआ और एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्या करना होगा, ये वाला रिजल्ट लास्ट में निकालना है, फाई इज इक्वल टू इस सरफेस के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, किसी ना किसी तरीके से आपको निकालना है। तो अपने क्या करते हैं उसके लिए, देखो थ्योरी पढ़ते हैं इसकी कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी हैव ए क्लोज्ड सरफेस, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, एट पॉइंट ओ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड, इस ओ पॉइंट पे आपने प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो बिकॉज द शेप ऑफ चार्ज इज इरेगुलर, यानी जो चार्ज है
शेप ऑफ सरफेस इज इरेगुलर, यानी सरफेस है जो वो इरेगुलर शेप का है। सो द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर इज नॉट सेम ऑन सरफेस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इस सरफेस पे जो ई वेक्टर की वैल्यू होगी, अगर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण अपनी ई वेक्टर की वैल्यू निकाले तो वो सेम नहीं होगी। क्योंकि देखो अगर मान लो इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये वाला पॉइंट इस ओ से अलग डिस्टेंस पे है, ये वाला अलग डिस्टेंस पे है, ये वाला अलग डिस्टेंस पे है और ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पे है। सारे हर एक पॉइंट इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण वो क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है। तो अब आर की वैल्यू हर एक के लिए चेंज हो रही है, तो इस सरफेस पे कहीं पे भी आप वैल्यू निकालो वो डिफरेंट वैल्यू आएगी ई वेक्टर की। तो जब ई वेक्टर आपका सरफेस के लिए सेम नहीं है तो अपने क्या करते हैं, ऑन द सरफेस देखो क्या करते हैं, सो वी एज्यूम दैट ऑल सरफेस इज मेड अप विद वेरी स्मॉल एलिमेंट्स डी एस। तो अपने ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो पूरा सरफेस है वो डी एस एलिमेंट से बना हुआ है, डी एस जो स्मॉल एलिमेंट है उससे बना हुआ है। लेट अस कंसीडर ए डी एस एलिमेंट विच इज एट इस डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम ओ। यानी कि एक डी एस सरफेस लेते हैं, ये आपको जब पिंक कलर में दिख रहा है ना, ये डी एस सरफेस लिया हुआ है ऐसे इसके ऊपर। देखो ये वाली जो शेप है ना जो आपको दिख रहा है ये डी एस, ये 3D में है। देखो है तो सरफेस लेकिन है 3D में ये वाली चीज़। ये कैसे पॉसिबल है कि मान लो आप जैसे लिफाफा लेते हो, लिफाफा क्या है, लिफाफे की कोई थिकनेस नहीं होती है, 2D होता है। लेकिन लिफाफे को जब आप बंद कर देते हो तो फुला देते हो, जैसे पटाखा डालते थे ना ऊपर से फोड़ देते थे लिफाफे को, तो बंद किया हुआ लिफाफा आपके पास उसमें एयर भरी हुई है, ठीक है, या गुब्बारा कह लो आप। तो गुब्बारे जैसी शेप क्या होती है, वो 3D शेप ही होती है, लेकिन होता तो एक सरफेस से मिलकर बनी हुई होती है शेप वो वाली। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो DS सरफेस है ना ये 3D शेप माननी है आपको, ना कि इसको इस प्लेन में एज्यूम कर लेना है भी यहाँ पे पड़ी हुई है। ये एक पूरी 3D में शेप बनी हुई है और उस पर आप एक स्मॉल एलिमेंट ऐसे क्या ले रहे हो, ये वाला DS ले रहे हो, ठीक है ना। तो आप लिफाफे या गुब्बारे से इसकी तुलना कर सकते हो, बैलून से। तो अपने क्या करते हैं कि DS जो एलिमेंट्स है उससे मिलकर बना मानते हैं और एक DS एलिमेंट ले लेते हैं जो इससे क्या है स्मॉल r डिस्टेंस पे है, वो मैं लिखना भूल गया, आप यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेना कितनी है इसकी, स्मॉल r डिस्टेंस है, ठीक है। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो अब अपने क्या करेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण इस स्मॉल r डिस्टेंस पे अपने क्या करेंगे या DS सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, तो फ्लक्स की वैल्यू इस DS सरफेस के लिए प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगी, वी प्लस क्यू चार्ज के कारण इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी वो क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो उसकी वैल्यू देखो अपने क्या लिखते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट DS लिख देते हैं, ई डॉट DS, और डी फाई की वैल्यू ई DS कोस थीटा हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो ई की वैल्यू प्लेस करते हैं अपने के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और ये यहाँ पे DS कोस थीटा पड़ा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स अब देखो क्या होगा, द फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम होल सरफेस। अब ये तो था अभी इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या हो रहा है, इस DS सरफेस में से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। लेकिन देखो अब प्लस क्यू चार्ज हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इमिट करेगा, चारों डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इमिट करेगा, यानी हर एक डायरेक्शन में इसको भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हर एक डायरेक्शन में जाएंगी तो टोटल फ्लक्स भी तो इस प्रकार होगा पूरे सरफेस में से। तो पूरे सरफेस के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है वो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये डी फाई और डी फाई की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू आर स्क्वेयर DS कोस थीटा, के क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, अंदर बचा DS कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन जो आता है आपका फर्स्ट रट्टा आता है। अब ये वाली जो चीज़ है ना DS कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, इसको मैंने डी ओमेगा लिखा है। ये वाला जो निशान है ना ये किसका है, ओमेगा का सिंबल होता है ऐसा। वैसे तो ओमेगा आपने वेव मोशन वाले चैप्टर में प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा, ऐसे लिखते हैं इसको, लेकिन इसे भी ओमेगा या ओम कह देते हैं, जो ओम्स लॉ में काम आता है ना वो अपने आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह उसमें आएगा। तो ये ओमेगा ही है। तो यहाँ पे डी ओमेगा आपने किसको लिखा है, DS कोस थीटा आर अपॉन आर स्क्वेयर। ये क्या चीज़ है कि सॉलिड एंगल मेड बाय DS एरिया एट पॉइंट O, यानी कि ये वाला जो एरिया है DS आपका, ये DS एरिया क्या कर रहा है, इस O पॉइंट पे एक एंगल ड्रॉ कर रहा है, और एंगल भी कैसा है, सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल कैसे बनता है, आपने क्या है कि कोण तो देखा ही होगा,
जोकर वाली टोपी जो बर्थडे टोपी होती है, बर्थडे पे अपने कैप पहनाते हैं ना, तो वो कैप होती है ना, तो उस वो कैप कैसी होती है, 3D शेप होती है और कोन शेप होती है उसकी। तो उस कैप का जो ये बिल्कुल सिरे वाला पॉइंट होता है, यानी कि जो आप कह सकते हो तीखा पॉइंट होता है ये वाला, तो यहाँ पे एक 3D में एंगल बनेगा ऐसे, पूरा 3D में एंगल बनेगा। तो इस 3D में जो एंगल बनता है, इस एंगल को अपने क्या बोल देते हैं, सॉलिड एंगल बोल देते हैं। आपको सॉलिड एंगल दिखा भी देता हूँ कि मान लो एक जैसे ये वाला है, तो इसमें क्या है कि जैसे ये वाला क्या बन रहा है, एक कॉनिकल शेप बन रही है ये वाली, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, इस यहाँ पे सेंटर पे जो ये एंगल ड्रॉ हो रहा है पूरा 3D में होगा, आप इसको 3D में इमेजिन करो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो इस सॉलिड एंगल के बारे में 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो 11th क्लास में आया था, दूसरी बार यहाँ पे आ रहा है बस, इसके बाद कहीं पे भी नहीं आएगा आपका जो सॉलिड एंगल होगा। तो ये डी ओमेगा यहाँ पे सॉलिड एंगल है, ना कि सीधा एंगल है। तो डी ओमेगा सॉलिड एंगल को लिखा है, और सॉलिड एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में रेडियस की स्क्वायर या डिस्टेंस की स्क्वायर आ जाती है। यानी कि एरिया, जो आपने एरिया ले रखा है, उस एरिया की उस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, उस डिस्टेंस की क्या आ जाती है, स्क्वायर आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है, एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर आपका सॉलिड एंगल बन जाता है। तो अब एरिया ds कोस थीटा, वैसे तो ds है एरिया, लेकिन इसका क्या है, एक पार्ट ds कोस थीटा बनेगा। वो कैसे बनेगा उसमें आप उलझने की ज़रूरत मत करो, आप डायरेक्ट याद रखो कि ds कोस थीटा बटा आर स्क्वायर को अपने डी ओमेगा लिखेंगे, जो कि सॉलिड एंगल की वैल्यू है। फर्स्ट रटा आपको यहाँ पे लगाना है। और सेकंड इससे जस्ट आगे कि देखो क्या है, डी एस कोसिटा अपॉन आर स्क्वायर को आपने डी ओमेगा लिखा, और डी ओमेगा का जब अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा, पूरे सरफेस के लिए वैल्यू बनेगी। तो अब देखो मान लो कि आपने डी एस जो पार्ट है वो तो इतना ही ले रखा था, अब एक डी एस पार्ट ऐसे लेते हैं, उसके लिए सॉलिड एंगल अलग बनेगा, एक डी एस पार्ट यहाँ पे लेंगे, उसके लिए सॉलिड एंगल अलग बनेगा। तो ऐसे बनाते बनाते इस सेंटर पे एक पूरा स्फेरिकल सॉलिड एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। स्फेरिकल बनेगा, तो इस स्फेरिकल सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है। अब आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ भी 4 पाई कैसे होती है, भी जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा है ये 4 पाई कैसे किया। जैसे सॉलिड एंगल की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, कि ये एक क्या है कि सॉलिड एंगल है, तो पूरा जो शेप है उसके कारण जो इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो एंगल अभी आपको मैंने बताया है कितना होगा, 4 पाई के इक्वल होगा ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है। अब कैसे होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है सॉलिड एंगल, उसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में डिस्टेंस की स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब देखो पूरा एरिया इस स्फीयर का कितना है, पूरा स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है, और इस पॉइंट की इस सरफेस से डिस्टेंस कितनी है, स्फीयर की रेडियस की इक्वल है ये वाली जो डिस्टेंस है, तो अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब स्फीयर के जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, 4 पाई बनेगा। और चाहे कोई भी शेप हो, स्फेरिकल हो चाहे कोई भी शेप हो, उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा 4 पाई होती है, आपको हमेशा याद रखनी है। अगर नहीं याद होती तो रट्टा मार लो इस चीज़ का। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 पाई, तो दूसरा रटा आपको यहाँ पे डी ओमेगा के इंटीग्रेशन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि डी ओमेगा के इंटीग्रेशन से 4 पाई आता है आपके पास। तो 4 पाई आ गया, एंगल मेड बाय होल सरफेस एट पॉइंट ओ। तो अब नेक्स्ट देखो अपने क्या करेंगे कि देखो के क्यू इंटू 4 पाई आपके पास आ गया, तो के की वैल्यू अब अपने क्या प्लेस कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो के की जगह पे इंटू में क्यू पड़ा है और 4 पाई पड़ा है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे फाई आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस का लॉ है, विच इज़ गॉस लॉ। तो देखो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे भी सर कूलम लॉ तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, तो आपने कैसे लिख दिया अभी ये वाला टॉपिक है वो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ है। तो देखो कूलम लॉ यहाँ पे फोर्स वाला ना यूज होके इंटेंसिटी यूज हुई है, तो ये इंटेंसिटी कूलम लॉ से तो आती है, ये वाली इंटेंसिटी जो आती है कि आप क्या लिखते हो, F इज़ इक्वल टू क्यू ही लिखते हो, और F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हो, तो Q से Q कैंसिल हो जाता है, और वहीं पे आपने जो पॉइंट चार्ज के कारण आपने इंटेंसिटी निकाली थी या इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला निकाला था वो यही था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। तो ये वाला जो फार्मूला है ये गॉस लॉ से ही आया हुआ फार्मूला है, तो आपने गॉस लॉ का यूज़ किया यानी इंटेंसिटी का यूज़ किया और फ्लक्स निकाल दिया कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था भी आपका आज का
टॉपिक। अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से नहीं भी समझ आ रहा किसी स्टूडेंट के, तो मैं कहता हूँ कि इसका रट्टा मार लो, रट्टा ही इसमें कामयाब होगा। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट में अपने मिलते हैं, इसको अच्छे तरीके से करते रहो। तो अपने आप लिख लिख के इसको करके देखो, नोट्स बनाते रहो। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।